हाँ, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसका फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिट में मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था चल रही है। इसमें जो है मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था को पढ़ा है। मध्यकालीन भी लगभग फिनिश होने वाला है। तो आज हम लोग इसकी विशेषताएं पढ़ लें कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। एग्ज़ाम में ये बहुत अधिकांश पूछा जाता है ये प्रश्न कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था बताइए क्या है और इसकी विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। हम लोग इसकी चर्चा कर लें आज। इसकी देखिए सबसे पहली विशेषता इसकी थी राज्य का नियंत्रण। अभी तक की शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों ने जाना था कि जो चाहे वैदिक कालीन शिक्षा रही हो, चाहे बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था रही हो, इसमें राज्य का नियंत्रण नहीं था। पूरी शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों के ऊपर डिपेंड थी। लेकिन यहाँ से मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था से राज्य का हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया और जो राजा थे, राजा और जो उच्च घराने के लोग थे, उच्च परिवार के रईस लोग थे, वो लोग शिक्षा व्यवस्था में यहाँ पे योगदान मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था से देने लगे। जो शिक्षा के खर्चे थे उन सारे खर्चों को यहाँ पे राजा होते थे वो इसको वहन करने लगे। ठीक। और दूसरी इसमें विशेषता रही है सर्वसुलभता का अभाव। यहाँ पे हम लोग देखें जो मकतब जो था, प्राथमिक शिक्षा थी, वो प्राथमिक शिक्षा में तो सभी लोगों के लिए सर्वसुलभ थी शिक्षा। लेकिन जो उच्च शिक्षा थी, मदरसा में जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें महिलाओं के लिए प्रतिबंध था। महिलाओं को शिक्षा इसमें नहीं दी जाती थी क्योंकि मुस्लिम जो धर्म के अनुयायी हैं इनमें अधिकांशतः ये माना जाता था कि महिलाओं को पर्दे में रखना चाहिए। तो उसके लिए बुर्का अनिवार्य था और उस बुर्के की वजह से अधिकांश महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं। लेकिन जो राजा महाराजाओं की लड़कियां थीं, उच्च घराने की लड़कियां थीं, इन लोगों के लिए शिक्षा इनके घर पे ही उपलब्ध कराने की ऐसी व्यवस्था थी, ये लोग कर लेते थे। ठीक। नेक्स्ट विशेषता है इसमें स्त्रियों की उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध। इस पे हम लोग ने अभी चर्चा की है। स्त्रियों की जो है उच्च शिक्षा पे इसमें प्रतिबंध था क्योंकि पर्दा प्रथा थी। महिलाओं को विशेष उस नियंत्रण में रखा जाता था कि दूसरे लोगों के संपर्क में महिलाएं ना आएँ। ठीक। अगली विशेषता है इसकी अरबी फारसी भाषाओं पर जोर। जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था थी इसमें सबसे ज़्यादा अरबी फ़ारसी भाषाओं पर जोर दिया जाता था। जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोगों के लिए अरबी फ़ारसी भाषा पढ़ना अनिवार्य था, कंपलसरी था, उन्हें ये शिक्षा ज़रूर लेनी पड़ती थी। उसका कारण ये था कि देखिए जो भी इसमें जो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी या शिक्षा का जो माध्यम था उसमें मोहम्मद साहब की शिक्षाएँ और कुरान, हदीस, ये सब अरबी फ़ारसी भाषाओं में थे, इसलिए उनको पढ़ना, उस भाषा को सीखना ज़रूरी था। अगर उस भाषा को सीख जाते थे तभी हम ये ग्रंथ वगैरह आगे की शिक्षा पढ़ पाते थे। ठीक। अगली विशेषता है इसमें परीक्षा प्रणाली का ना होना। देखिए इसमें जो गुरुजी होते थे, गुरुजी स्टूडेंट से सेटिस्फाई हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे उसके प्रश्नों से, उसके आचरण व्यवहार से, और उसको जो है अगली शिक्षा में प्रमोट कर देते थे। लेकिन किसी तरह की और कोई लिखित परीक्षा या कोई उपाधि बालक को नहीं दी जाती थी। अगला इसकी मध्यकालीन शिक्षा की अगली विशेषता है सैन्य शिक्षा की अनिवार्यता। देखिए इसमें सैनिक शिक्षा जरूर अनिवार्य दी जाती थी। इसका कारण ये था कि भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हुई, इसका शासन व्यवस्था यहाँ से चली, इसका जो उपाय था वो उपाय ही युद्ध था। मुग़ल शासक बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के राजाओं को हराया, युद्ध में हराया और अपनी सैन्य शक्ति की कुशलता से यहाँ के राजाओं को हराकर यहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया। तो उनका मानना था कि अगर सैन्य बल मजबूत रहेगा तो हम लोग यहाँ पे जमे रहेंगे, नहीं तो हमें भी कोई यहाँ से उखाड़ फेंकेगा। ठीक। अगली विशेषता है इसकी मुस्लिम धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना और धार्मिक कट्टरता। देखिए जो मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था थी इसमें धार्मिकता पर अधिक जोर दिया जाता था, धार्मिक कट्टरता पे बहुत जोर दिया जाता था, अपने धर्म को श्रेष्ठ माना जाता था। इसमें दूसरे धर्म के जो
चाहे वैदिक कालीन हो या बौद्ध कालीन हो, इनके जो मंदिर थे, मठ थे, विहार थे और जो धर्म सभाओं के बिल्डिंग्स थी, उन सबको इन लोगों ने क्षति पहुंचाई, तोड़ा मुस्लिम शासकों ने, और इनको तोड़कर अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। देखिए इसमें एक अच्छी व्यवस्था ये रही कि ये शिक्षा व्यवस्था इसमें निःशुल्क थी, क्योंकि इस पे राजाओं का नियंत्रण यहाँ से आ गया था, रईसों का नियंत्रण आ गया था। तो उस धर्म का में इस शिक्षा में जो खर्च होता था वो पैसा राजा महाराजा इसमें खर्च करते थे, इसलिए जनमानस के लिए ये शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई थी। ठीक, अगला है इसमें शिक्षा को पवित्र कार्य मानना। इसमें देखिए शिक्षा जो थी, इस शिक्षा व्यवस्था को मोहम्मद साहब इसमें इस्लाम धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, उन्होंने शिक्षा को सबाब का कार्य माना है। क्या माना है? सबाब का कार्य। सबाब का मतलब होता है पुण्य का कार्य। उन्होंने कहा, शिक्षा को तालीम शब्द से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तालीम जो है सबाब का कार्य है, इसलिए इस पूरी दुनिया में इस तालीम से अच्छी चीज़, तालीम से अच्छा सबाब का कार्य और कोई नहीं है। ठीक, और शिक्षक को सर्वोच्च स्थान, देखिए यहाँ पे इस व्यवस्था में शिक्षक को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उसे श्रद्धा भाव से देखा जाता था, और उसकी जो शिक्षक था, मौलवी साहब थे और मुल्ला जी थे जो उसमें पढ़ाते थे, उन्हें बड़ी सम्मान की नज़र से सब लोग देखते थे। ठीक, अगला है इसमें गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध भी इसमें काफ़ी मधुर थे, गुरु को सम्मान के भाव से देखते थे। गुरु को इसमें उस्ताद कहा जाता था और जो शिष्य था, शिष्य को शागिर्द कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें दमनात्मक अनुशासन। अनुशासन देखिए इसमें बड़ा कठोर इसमें बताया गया है कि अगर छात्र अनुशासनहीनता करता था तो छात्र को बड़ा लात, घूंसे, चांटे, थप्पड़, बेंत, मुर्गा बना देते थे। इस तरह की कठोर अनुशासन में रखा जाता था, और लड़के लड़कियों का कोई इसमें वो नहीं था। लड़कियों को भी लात, जूते, घूंसे और थप्पड़ मारे जाते थे, उन्हें मुर्गा बनाया जाता था। ये इस व्यवस्था में था। ठीक, अगला है इसमें कलाओं का विकास। देखिए इसमें चित्रकला, संगीत, नृत्य, गायन, वादन, इन सारी कलाओं का इसमें विकास हुआ, और ख़ास तौर से स्थापत्य कला। आप देखें ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये इस तरह की जो इमारतें हैं वर्ल्ड फेमस, ये सब इसी युग की देन है। इसी युग में इनकी विशेषताएं रही हैं, इसी युग में ये फली फूली हैं ये सारी चीज़ें। तो ये आज हमने मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं पढ़ी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कल इसके आगे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए शुक्रिया और थैंक यू, और आप इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।